तो प्यारे बच्चों, आज इस गन शॉट सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको हॉर्नबिल बुक का प्रोज नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 1 कवर करूंगा। तो जो हमारा प्रोज नंबर 1 है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड पॉइंट नंबर 1 इज ए फोटोग्राफ। तो बेटा इस वाले लेक्चर में हम इन दोनों को कवर करेंगे। तो बेटा जो आप ये दोनों चैप्टर्स द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और ए फोटोग्राफ, इन दोनों के अगर आप नोट्स चाहते हो तो बेटा कंप्लीट नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप से मिलेंगे। तो बेटा आप पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करें और वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिलेंगे इस गन शॉट सीरीज की। ठीक है बेटा, तो करते हैं अपने प्रोज नंबर 1 को स्टार्ट, जो क्या है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले हम टाइटल पर नजर डालते हैं। मतलब क्या है इसका, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब पिक्चर, तस्वीर। किसकी तस्वीर? एक लेडी की तस्वीर। ये लेडी कौन होती है? ये एक चैप्टर है खुशवंत सिंह का बेटा, और जो खुशवंत सिंह है ये एक ऑटोबायोग्राफी है और इसमें वो बयान करते हैं अपनी रिलेशनशिप किसके साथ? एक लेडी के साथ। वो लेडी कौन होती है? उसकी ग्रैंड मदर। तो बेटा अब हम यहां पे इस ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की बॉन्ड खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर के दरमियान होती है। तो बेटा जो ये स्टोरी है ये बहुत ज्यादा टचिंग स्टोरी है, जो राइटर की रिलेशनशिप होती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। और इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे चीजें हाईलाइट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द राइटर एंड द ग्रैंड मदर, और उसके बाद जो उनके दरमियान रेस्पेक्ट और अफेक्शन होता है। किस किस के दरमियान? ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर के दरमियान। ठीक है, और उसके अलावा भी इस चैप्टर में हम एक चीज और जान पाते हैं। वो क्या? वो दिखा देता है हमें उनकी जिंदगी, उनकी रिलेशनशिप और उनके उसके साथ साथ ट्रेडिशंस भी किस तरह वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। कहने का गर्ज मेरा यह है कि इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। जो एक बॉन्ड खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के दरमियान होती है ना, लेकिन ये बॉन्ड वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। जिस तरह वो पहले रहते थे ना, बिल्कुल भी आखिर तक वो उस तरह नहीं रहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यह भी पता चलेगा कि वक्त के साथ साथ हर एक रिश्ता भी वैसा नहीं रहता है जिस तरह रिश्ता होता है। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो ये स्टोरी है ना, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, क्योंकि खुशवंत सिंह अपनी कहानी बता देता है और नैरेटर कोई और नहीं है बल्कि खुशवंत सिंह खुद है, जो हमें अपनी कहानी बता देता है, अपने ग्रैंड मदर की, अपनी दादी की कहानी बता देता है कि किस तरह उनका रिश्ता था। ठीक है बेटा, तो इसीलिए चैप्टर का नाम ही रहा है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही पर्सनल है और इमोशनल टच भी है इस स्टोरी में। ठीक है बेटा, तो करते हैं हमारे स्टोरी का स्टार्ट। तो यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और यहां से बेटा मैं आपको समराइज करूंगा इस चैप्टर को, क्योंकि मे बी आप ये कहोगे कि सर बुक से तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट मैं डिटेल्ड समरी भी आपको देता हूं ताकि आपको पूरा चैप्टर यहां पे कवर हो जाए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर एक चीज को समरी में ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा मेरा, तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैप्टर पढ़ाया भी है वाईटी पे, यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है चैप्टर, बट यहां पे मैं आपको ये डिटेल्ड समरी दूं इसका, ताकि आप अपने आप को एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करोगे। तो बेटा मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, और ये मेरा प्रॉमिस है आपको, अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ोगे ना, यू डोंट नीड टू गो हियर एंड देयर, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो करते हैं हमारे इस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की शुरुआत, जो लिखा है खुशवंत सिंह ने, और इसमें ये बयान कर देते हैं अपने ग्रैंड मदर के बारे में, और यहां पे पेश करता है उसकी पिक्चर को। ठीक है, और जो ग्रैंड मदर होती है ना, वो बहुत बूढ़ी होती है। हाँ, ग्रैंड मदर है, दादी है, तो बूढ़ी जरूर होगी। तो कह रहे हैं कि वो बहुत बूढ़ी है, शी वॉज वेरी ओल्ड। और उसके बाद क्या बता रहा है, उसका जो चेहरा था ना, वो झुर्रियों से भरा हुआ था। झुर्रियां तो होंगी, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो झुर्रियां पड़ते हैं ना चेहरे पर, पूरा चेहरा व्रिंकल से भर जाता है। एग्जैक्टली वही हाल था ग्रैंड मदर का, एग्जैक्टली उसका फेस भी झुर्रियों से भरा हुआ था। और उतना ही नहीं, उसके जो बाल थे ना, वो भी सफेद हो चुके थे। ठीक है, वो भी सफेद हो चुके थे, और ये बहुत मुश्किल था बिलीव करना कि ये कभी जवान भी थी। क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान को आप बचपन से देखते आओगे ना, तो आपको उसमें जो चेंजेस आते हैं ना, वो दिखते नहीं है। एग्जैक्टली यहां पे खुशवंत बता रहा है कि ये बहुत मुश्किल है बिलीव करना कि ये कभी जवान थी और खूबसूरत भी थी।
और उसके साथ साथ क्या बताया जाता है, जिस घर में वो रह रहे थे ना, वहां पे ग्रैंडफादर की भी एक पिक्चर लटकी हुई थी। ठीक है बेटा, कहां पे, उनके ड्राइंग रूम में ग्रैंडफादर की भी पिक्चर लटकी हुई थी। और उस पर जो ग्रैंडफादर की पिक्चर थी ना, वो ग्रैंडफादर ने एक बड़ा सा टर्बन पहना हुआ था, पगड़ी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि खुशवंत सिंह सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो सिख एज उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो क्या करते हैं, या उनका ये रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्बन पहनते हैं। एग्जैक्टली उसने एक टर्बन पहना था, बड़ा सा टर्बन पहना हुआ था। ठीक है बेटा, और जो उसके कपड़े लगे हुए थे, किसके, ग्रैंडफादर के, उस पिक्चर पे, वो भी बहुत लूज थे, मतलब बॉडी फिट नहीं थे बल्कि लूज थे, और बिल्कुल भी उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था क्या कि वो भी कभी जवान थे, बल्कि वो ऐसा लग रहा था कि वो 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड, मतलब बहुत बूढ़ा। और ये भी बिलीव करना मुश्किल था कि कभी उसके पास बच्चे और वाइफ होगी, किसके, ग्रैंडफादर के, क्योंकि इस तरह उसका इस पिक्चर पर हुलिया था। तो यह भी बिलीव करना बहुत मुश्किल था कि कभी उसकी वाइफ भी हो सकती थी या बच्चे भी हो सकते थे। ये सारा कौन बता रहा है हमें, एक खुशवंत फिलहाल हमें अपने ग्रैंड मदर की पिक्चर सामने लाता है और अपने ग्रैंडफादर की डिस्क्रिप्शन देता है कि किस तरह उनका जो नजरिया था, या मैं ऐसा कहूं कि जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थी, उनका जो अपीयरेंस थी किस तरह की थी। ठीक है बेटा, हो गया यहां तक क्लियर? ओके। तो उसके बाद खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में यह भी बता देता है कि वो शॉर्ट लेडी थी, मतलब हाइट में वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत शॉर्ट थी, और साथ में वो क्या थी, फैट भी थी, मोटी भी थी, और वो स्लाइटली बेंड करती थी। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली बेंड तो आ ही जाता है, तो उसको थोड़ा बेंड भी था, वो स्ट्रेट वॉक नहीं कर पाती थी, जिसके कारण क्या करती थी, वो घर में इधर उधर स्लोली वॉक करती थी, तो चलती रहती थी। ठीक है बेटा, लेकिन क्या करती थी, एक हाथ में वो एक माला पकड़ती थी और दूसरा हाथ अपने वेस्ट पर रखती थी, कमर पर रखती थी, और चलती रहती थी अपने घर में। इतनी बूढ़ी ग्रैंड मदर थी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बता रहे हैं, और अपना एक हाथ कमर पर रखती थी ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए। ठीक है बेटा, फिर क्या बता रहे हैं, जैसे वो माला उसके हाथ में होती थी, हमेशा उसको फेरती रहती थी, या हम माला की जगह हम तस्बिया का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजरी को हम तस्बिया भी कहते हैं ना, जैसे तस्बिया को फेरते हैं, एग्जैक्टली ग्रैंड मदर भी वो माला अपने हाथ में लेते हुए हमेशा उनके बीड्स को क्या करती रहती थी, फेरती रहती थी, मतलब एज रिलीजियस जो उनकी अपनी है एज रिलीजियस सर्विस, उसके लिए वो क्या करती थी, हमेशा इस माला को क्या करती रहती, उनके बीड्स को हमेशा फेरती रहती थी, और उनके लिप्स पर कॉन्स्टेंटली वो प्रेयर में मूव होते थे, मतलब हमेशा वो इबादत में मसरूफ रहती थी। कौन, ग्रैंड मदर। ठीक है बेटा, फिर क्या बता रही थी, वो व्हाइट क्लोथ्स लगाती थी, सफेद कपड़े लगाती थी, और जो उसके ये सिल्वर लॉक्स थे, सिल्वर लॉक्स यहां पे मतलब ये बिखरे हुए बाल, जो उसके सफेद बाल थे ना, सिल्वर लॉक्स इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बेटा, सिल्वर लॉक्स का मतलब यहां पे क्या है, उसके ग्रैंड मदर के बाल, कह रहे कि वो बिखरे हुए थे उसके चेहरे पे, इस पेल चेहरे पे थे। फिर क्या बता रहा है, और जो उसका चेहरा था ना, वो इतना मतलब व्हाइट था, बराबर बर्फ की तरह, जो इन माउंटेन्स के ऊपर विंटर्स में होता है ना, बराबर उस स्नो की तरह उसका चेहरा था। और फिर क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्रैंड मदर की पिक्चर इस तरह की थी, ग्रैंड मदर का चेहरा इस तरह का था, या हम कहेंगे ग्रैंड मदर की प्रेजेंस इस तरह की थी कि शी वाज द पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब वो सुकून की एक शक्ल थी, एक सुकून की एक सूरत थी। कौन, ये ग्रैंड मदर। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या बता रहा है, कह रहे कि वो बहुत बूढ़ी थी, शी वॉज वेरी ओल्ड, शायद शी कुड नॉट हैव लुक्ड ओल्डर, कह रहे कि उससे ज्यादा ये बूढ़ी नहीं दिख सकती थी, इतनी वो बूढ़ी थी। कह रहे कि शी लुक्ड द सेम फॉर लास्ट 20 years। ठीक है, क्या बता रहा है खुशवंत, कह रहे कि आखिरी 20 सालों से वो इसी एज में मुझे दिखी, मतलब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी है कि ये और बूढ़ी हो सकती है। क्यों, कह रहे कि खुशवंत जब से मैं इसको जानता हूं, 20 साल से मैं इसको जानता हूं, 20 सालों से मुझे इतनी ही दिखी जैसी वो अभी है, और वैसी की वैसी मुझे लास्ट 20 years से दिखी। कौन, ग्रैंड मदर। ठीक है बेटा, उसके बाद खुशवंत सिंह और जो उसकी ग्रैंड मदर थी ना, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कैसे अच्छे दोस्त बने हैं, क्योंकि जैसे ही खुशवंत के पेरेंट्स कहां चले गए थे, सिटी में रहने के लिए, सिटी में वो रहने के लिए गए थे, फिर उन्होंने खुशवंत को अपनी ग्रैंड मदर के हवाले किया गांव में। ठीक है, उन्होंने उसको गांव में ही छोड़ा, और उसके बाद खुशवंत और उसकी मदर कहां चले, सॉरी खुशवंत के पेरेंट जो थे ना, वो सिटी में रहने के लिए गए, और उन्होंने खुशवंत को किसके हवाले छोड़ा गांव में, ग्रैंड मदर के हवाले। और इसी तरह उनकी फिर जो बॉन्डिंग थी ना, वो बहुत क्लोज बन गई, और ग्रैंड मदर और खुशवंत आपस में अच्छे दोस्त भी बने।
और उसके बाद कुशवंत की जो ग्रैंड मदर थी ना, वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी कुशवंत की। सुबह उसको उठाया करती थी, मॉर्निंग में उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। फिर उसके बाद जो कुशवंत की ग्रैंड मदर थी ना, वो फिर सुबह सवेरे मतलब ना वो भजन भी गाती थी, मतलब अपना प्रेयर करती थी, दुआ करती थी। और उस टाइम पे वो उम्मीद करती थी जब वो सुबह उठती थी कि कुशवंत भी ये दिल से सीखे। कौन? ये जो ये सुबह प्रेयर करती थी, जो ये सुबह दुआ पढ़ती थी, वो चाहती थी कि कुशवंत भी इसको दिल से सीखे जो मैं करती हूं। कुशवंत कह रहा है कि मुझे पसंद तो था, कुशवंत को तो उसका वो बोलना बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था। जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर की जो ये आवाज थी ना, उसको बहुत ज्यादा लाइक करता था। लेकिन उसे कभी बॉदर नहीं करा कि जो वो पढ़ते हैं उसको सीखे। ठीक है। और उसके बाद जो कुशवंत की ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा उसकी वो वुडन स्लेट यू अंडरस्टैंड, जिसको हम मशक भी कहते हैं। पुराने जमाने में मैं क्या, जब हम पढ़ते थे ना, उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स में मशक लिखा करते थे। मशक यू अंडरस्टैंड, वो तख्ता जो होता था, तख्ते पर हम लिखा करते थे। ठीक है। तो एग्जैक्टली कुशवंत की ग्रैंड मदर भी कुशवंत के लिए वो तख्ता तैयार करती, वो मशक तैयार करती थी। और उसके अलावा क्या करती थी, उसको वॉश अच्छे से करती थी, उसके बाद उस पर प्लास्टर भी करती थी येलो चाक से। और उसके बाद क्या करती थी, इंक पॉट को और रेड पेन को साथ में जोड़ देती, मतलब उनको तैयार करती थी और टाई अप करती थी इन सबको एक बंडल में, और कुशवंत को थमा देती थी और उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। ठीक है। और उसके अलावा वो कुशवंत को क्या देती थी, वो मोटी मोटी क्या चपातीज, मतलब रोटियां देती थी उसको खाने के लिए। और उन पर वो क्या डालती थी, ऊपर से कुछ बटर भी लगा देती थी, शुगर भी लगा देती थी, और कुशवंत को खाने के लिए देती थी उसका ब्रेकफास्ट। उसके बाद वो और भी कुछ ग्रैंड मदर फिर उसके साथ क्या करती, और भी कुछ चपातीज अपने साथ लेके जाती थी। किन के लिए? विलेज डॉग्स के लिए। मतलब एक तो कुशवंत को भी खिलाती थी, पिलाती थी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद वो कुछ चपातीज को उठाती थी किनको खिलाने के लिए, इन जो भी सिटरी डॉग्स होते थे वहां पे, या सिटरी डॉग्स जो होते हैं उनको खिलाती थी। क्योंकि जो कुशवंत की ग्रैंड मदर थी ना, वो हमेशा कुशवंत के साथ स्कूल जाती थी। किस लिए? खुद भी पढ़ती थी? नहीं, बल्कि स्कूल के साथ ही गांव का मंदिर भी था, और कुशवंत को वो स्कूल में जाती थी। और कुशवंत जैसे स्कूल में जाता था, और वो खुद कहां जाती थी? मंदिर में इबादत करने के लिए। ठीक है। और वहां पे क्या होता था, जो वहां पे एक प्रीस्ट था, पुजारी जो था ना, वो वहां पे बच्चों को कुछ अल्फाबेट्स भी सिखाता था, मॉर्निंग प्रेयर भी सिखा देता था बच्चों को। ठीक है। और जो बच्चे होते थे ना, वो रोज में बैठते थे वरांडा पे और ये काम करते थे, और एक साथ गाया करते थे, और इस प्रेयर को भी एक साथ पढ़ते थे, ग्रुप में पढ़ते। जैसे अभी मॉर्निंग असेंबली में स्कूल्स में क्या करते हो, प्रेयर पढ़ते हो ना, दुआ मांगते हो, एग्जैक्टली वैसा ही वहां पे भी हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद कुशवंत क्या बता देता है, देखो बेटा, क्या कि जो ग्रैंड मदर थी ना, वो टेंपल के अंदर बैठ जाती थी और अपनी इबादत कर देती थी, और उसके बाद वो वहां पे होली बुक्स को पढ़ती थी। ठीक है। फिर जैसे हम घर वापस जाते थे, हाँ, जैसे हम घर जाते थे ना, तो ये विलेज डॉग्स हमारे बीच में आते थे, मतलब टेंपल डोर पर आ जाते थे। उसके बाद हम उन पर ये चपाती जो हमने घर से लाए होते थे उनको खिलाने के लिए छोड़ते थे। और वहां पे जितने भी डॉग्स होते थे ना, वो आपस में बहुत ज्यादा फाइट करते थे जब उनको ये डाला जाता था। ठीक है। फिर क्या बता रहा है कुशवंत, कह रहे कि उसके बाद पेरेंट्स ने हमें भी सिटी बुलाया। ठीक है। फिर हम भी सिटी गए। कह रहे कि जैसे हम भी सिटी गए, ग्रैंड मदर भी और कुशवंत भी पेरेंट्स के साथ, कह रहे कि यही हमारे फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां पे हमारी जो ये बॉन्ड थी उसमें एक दरार पैदा हो गया। कब? जब बुलावा आया सिटी से अब कुशवंत और ग्रैंड मदर के लिए, कि वो भी कहां पे आए रहने के लिए? सिटी में रहने के लिए आए। तो इसीलिए क्या बताया है कि वही एक टर्निंग पॉइंट था उनके फ्रेंडशिप का। यहां गांव में वो क्या करते थे, एक साथ रूम शेयर करते थे, और उसके बाद वो स्कूल उसको लेके जाती थी। लेकिन जैसे ही यहां आए सिटी में रहने के लिए, अब ग्रैंड मदर एक तो उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि अब नरेटर मतलब कुशवंत, अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, मोटर बस में। ठीक है। अब वो वहां पे उसके साथ नहीं जा पाएगा, और गांव में वो वहां पे इन सिटरी डॉग्स को खिलाती पिलाती थी वहां पे। लेकिन यहां पे डॉग्स तो नहीं थे स्ट्रीट्स पर, तो इसलिए ग्रैंड मदर अब क्या करती थी, वहां पे स्पैरोज को वो वहां पे फीड करती थी। ठीक है। क्या इसी तरह बहुत साल बीते गए। पहले एक साथ रहना, एक सब कुछ एक साथ होना, अब रूम अलग मिलने, अब
इससे पहले ग्रैंड मदर कुशवंत को पढ़ाई में भी मदद करती थी, लेकिन जैसे वो अब इंग्लिश मीडियम स्कूल गया, अब ये जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक दरार पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कुछ और पढ़ाया जाता है, वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाती है, वो तो ग्रैंड मदर को पता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो एक बॉन्ड थी, उस बॉन्ड में एक सेपरेशन पैदा हो गई है। तो फिर क्या बताया, ये उस रोल्ड बाय जैसे साल बीते गए और अब वो एक दूसरे को बहुत कम देखते रहे। कभी कभार जब ग्रैंड मदर बता देती थी कुशवंत को, अच्छा बताओ बेटा आज टीचर ने क्या पढ़ाया, तो वो बिलीव नहीं कर पाती थी कि ऐसी चीजें इन इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। और वो बहुत ज्यादा नाखुश हो जाती थी जब वो सुनती थी कि इंग्लिश स्कूल्स में ऐसा पढ़ाया जाता। बिल्कुल वो फिर इंग्लिश और साइंस को पसंद नहीं करती थी, और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी जब वो ये सुनती थी कि स्कूल्स में अबाउट गॉड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, खुदा के बारे में कोई तालीम नहीं दी जाती है ना। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स ऐसे बने हैं जहां पे एक इंसान को मटीरियलिस्टिक बनाया गया है ना, जहां पे अल्लाह के बारे में कोई तालीम नहीं दी जाती है बच्चों को, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया जाता है, और एक इंसान को जैसे एक रॉबर्ट बनाया जाता है। नो डाउट ये तालीम जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस तालीम के जरिए हम असली तालीम को भूल जाएं। हाँ, सब कुछ जरूरी है, साइंस भी जरूरी है, साइंस को अपनी इंपॉर्टेंस है जिंदगी में, बट साइंस ही सब कुछ जिंदगी नहीं है। हम साइंस को ही जिंदगी नहीं समझेंगे, बट ये जिंदगी का एक हिस्सा है। तो इसीलिए ग्रैंड मदर भी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी जब उसने कुशवंत से यह सुना है कि वहां पे किन चीजों को पढ़ाया जाता है और गॉड के बारे में कोई तालीम नहीं दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन कुशवंत अपनी ग्रैंड मदर को बता देता है कि हमें म्यूजिक लेसन्स भी दिए गए हैं स्कूल में। जैसे ही ग्रैंड मदर को ये बात सुनने को मिलती है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से, उसके नजरिया में जो म्यूजिक था ना, ये बिल्कुल एक गंदा काम था, ये बिल्कुल भी एक डिसेंट काम नहीं था, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर ये सिर्फ किनको शोभा देता था, जो ये प्रोस्टिट्यूट्स थे, जो ये नंगा काम करते हैं, या जो बेगर्स होते हैं, ये उनको शोभा देता है। बट जो जेंटल फॉक है, जो अच्छे लोग हैं, उनको ये शोभा नहीं दिया जाता है कि वो म्यूजिक बजाए, वो म्यूजिक के साथ अपने आप को मुंसलिक रखे। ठीक है, तो ये चीजें ग्रैंड मदर सोच के डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है मेरी जान, तो आई होप यहां तक आपने समझा होगा कि किस तरह आहिस्ता 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 उनके रिलेशनशिप में दूरी बढ़ती गई है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बता देती है। देखो बेटा, फिर नरेटर बड़ा होता गया और नरेटर यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है ना, अब इसको रूम भी अलग दिया जाता है, क्योंकि बड़ा हो गया है कुशवंत। अब कुशवंत को रूम भी अलग दिया जाता है, और जो ये उनकी फ्रेंडशिप थी ये पूरी तरह से टूट गई। अब ये फ्रेंडशिप वैसी नहीं रही जैसी ये फ्रेंडशिप इससे पहले थी। फिर उसके बाद जो ग्रैंड मदर थी ना, ग्रैंड मदर ने ये दूरी एक्सेप्ट कर ली बड़े शांति से। और अब वो अपने आप को बिजी किस चीज में रखती थी, अब वो अपने आप को बिजी रखती थी, या वो चरखा चलाती, स्पिनिंग व्हील चलाती थी, और इन्हीं प्रेयर्स को करती रहती थी, रिसाइट करती रहती थी। और फिर आफ्टरनून में वो क्या करती थी, कुछ टाइम रिलैक्स करने के लिए वो इन्हीं स्पैरोज को फीड करती थी, उनको खिलाती थी। ठीक है, वो वेरांडा पे बैठ जाती थी और वहां पे इन ब्रेड्स को छोटे छोटे बिट्स कर देती थी, फिर किनको फेंकती थी, इन स्पैरोज को फेंकती थी। फिर हंड्रेड्स में ये स्पैरोज आते थे वहां पे, और इतना ज्यादा शोर मचाते थे वहां पे। कुछ स्पैरोज उसके टांगों पर बैठ जाते, कुछ उसके सर पर बैठ जाते, लेकिन वो कभी भी उनको भगाती नहीं थी। वो स्माइल करती थी और कभी भी उनको भगाती नहीं थी। अब ये फीड करना इन स्पैरोज का, यही एक हैप्पीएस्ट, याद रखना, दैट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और यही जो खिलाना इन स्पैरोज को था, यही एक आधा घंटा होता था जो हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द डे होता था ग्रैंड मदर के लिए। उससे पहले पूरे दिन बिजी रहते थे अपने कुशवंत के साथ, लेकिन जब कुशवंत बड़ा हो गया, रूम भी अलग मिला, यूनिवर्सिटी जाने लगा, तो ऑटोमेटिकली अब कुशवंत के साथ वो अटैचमेंट नहीं रही। तो अब चरखे, इस स्पिनिंग व्हील को छोड़ने के बाद स्पैरोज को खिलाना और वो सब उसके सामने इकट्ठा हो जाना, बहुत ज्यादा शोर मचाना, और यही कुछ लम्हा होता था जिसमें ये बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती थी। और ये एक ऐसी कंपनी थी जिसमें उसको क्या दिखता था, पूरा प्यार दिख जाता था। ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ, फिर नैरेटर ने अब डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएगा।
मतलब विदेश जाएगा हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी के बाद। जैसे ही वो गया, हाँ, वहां वो 5 साल के लिए वहां रहना था उसको, ठीक है। और ग्रैंड मदर अब और ज्यादा बूढ़ी थी, ठीक है, और वो किसी भी वक्त अब मर सकती थी। इसीलिए जो नैरेटर था ना, वो बहुत ज्यादा वरीड था, बहुत ज्यादा वरीड था अपने ग्रैंड मदर के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और किसी भी टाइम पे उसकी मौत हो सकती थी। इसलिए नैरेटर बहुत ज्यादा वरीड था अपनी ग्रैंड मदर के लिए। क्यों? क्योंकि कभी भी मर सकती थी। इसीलिए जो ग्रैंड मदर थी ना, वो बिल्कुल भी अपसेट अब नहीं थी नैरेटर के लिए कि वो अब्रॉड जा रहा है, बल्कि उसने क्या किया है, उसने ऐसा कोई इमोशन नहीं दिखाया और उसके साथ रेलवे स्टेशन तक गई उसको, और वहां पे क्या किया था, वहां पे भी वो बिजी थी इसी प्रेयर में। और उसके बाद उसके जहन में क्या था कि मतलब वो अपनी मतलब प्रेयर में ही खोई हुई थी। उसके बाद वो क्या करती थी, उसके फिंगर्स बिजी थे इसी माला को फेरने में, वो बिजी थी इस रोजरी के बीड्स को क्या करने में, फेरने में। और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर क्या करती है, वो नैरेटर के फोरहेड पर बड़े साइलेंटली किस करती है। और नैरेटर फिर ये सोचता है कि शायद ये हमारा आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है, कि आज ग्रैंड मदर ने मेरे माथे पर चूम लिया है, शायद ये आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है। क्यों? क्योंकि शायद जब मैं 5 साल बाद वापस आऊं, शायद ग्रैंड मदर उस टाइम जिंदा नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, फिर क्या होता है, जैसे ही 5 साल बाद नैरेटर वापस आ जाते हैं ना, वो अपनी ग्रैंड मदर को दोबारा मिलता है स्टेशन पर, और वो एक दिन बूढ़ी नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, फिर वो बुढ़ापा की सूरत में बहुत टाइम तक रहता है। एग्जैक्टली वही ग्रैंड मदर के साथ हुआ था। तो 5 साल के बाद भी उसको ये एक दिन की भी बूढ़ी और नहीं दिखी, लेकिन उसने कोई बात नहीं की वहां पे, बिल्कुल भी कोई बात नहीं की थी, बल्कि आई और उसको अपने बाहों में ले लिया है, ठीक है। और फिर वापस अपनी ही प्रेयर में लगी रही और रिसाइड करने लगी अपनी प्रेयर को। फिर जैसे आफ्टरनून पहुंचा, उसने इन स्पैरोज को एज यूजुअल फीड किया। और शाम के टाइम पे, अब खुशवंत बता रहा है कि शाम के टाइम जब वो वापस आया था, कह रहा कि अचानक उसमें एक चेंज आई थी। बेटा याद रखना ये पॉइंट, कह रहा कि शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम पे एक चेंज आई है। वो चेंज क्या था, वो अक्सर प्रे किया करती थी, अक्सर अपने आप को बिजी रखती थी प्रे में, मगर एक चेंज ये आई कि उसने प्रे नहीं किया, बल्कि उसने अपने सारे नेबरहुड की वुमेन जो है उन सबको अपने घर बुलाया, ठीक है। फिर एक ओल्ड ड्रम लाया और उसको बजाने लगी, मतलब उसको पीटने लगी बहुत आवाज तक। और वो गाना भी स्टार्ट किया उसने। कौन सा गाना स्टार्ट किया? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, आजा मेरी परदेसी, ठीक है। तो ये होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो ये जंग से वॉरियर्स घर आते थे ना, वही होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स का सॉन्ग भी उसने वहां से गाया है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? कह रहे कि ये एक पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे उसने ग्रैंड मदर को देखा कि उसने प्रे नहीं किया, बल्कि अब ये ड्रम, ओल्ड ड्रम बजाने लगी, ठीक है। कह रहे कि नैरेटर आप कह रहे कि सब लोगों ने घर में उसको परसुएड किया, बहुत मनाने की कोशिश करी कि अब ये बंद करिए, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ज्यादा थकाया। कह रहे कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जब वो प्रे करना भूल गई थी जिंदगी में। खुशवंत बता रहा है पहली बार ऐसा हुआ कि शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे, फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि वो प्रे करना भूल गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हो जाता है। देखो बेटा, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ती है और उसको थोड़ा सा बुखार चढ़ जाता है, ठीक है। बुखार चढ़ने के बाद क्या हो जाता है कि वो रियलाइज कर देती है, वो सबको बता देती है घर में कि मेरा एंड तो अब नजदीक है। और वो ये रियलाइज करती है, क्या रियलाइज करती है कि उसने भूल गई थी वो प्रे करना, तो इसीलिए वो नहीं चाहती थी किसी से बात करे, अब वो वेस्ट ये टाइम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सबके रिक्वेस्ट को इग्नोर करा और पीसफुली बेड पर बैठी और प्रे करना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ, फिर अचानक उसके लिप्स स्टॉप हो गए हैं मूव होना, मतलब अचानक वो रुक गए हैं। और जो उसके हाथ में रोजरी थी, जो वो माला थी, वो उसके इन फिंगर से नीचे गिर गई थी। और जो उसका चेहरा था ना, वो पूरी तरह से पेल पड़ा हुआ था और बहुत ही पीसफुल था। इसका मतलब वो क्या थी, नाउ शी वॉज डेड, अब ग्रैंड मदर मर चुकी थी। और वो वहां पे ग्राउंड पर फिर उसको लेटा गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एक रेड शाल से क्या किया गया है, कवर किया गया है, मतलब एक कफन से उसको जिस तरह कफन लगाते हैं, इसी तरह उन्होंने भी उसको क्या किया था, रेड शॉल से उसको कवर किया था। फिर उसके फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं, फ्यूनरल जैसे हम जनाजा करते हैं, और इसी तरह वो भी आखिरी जो रसूमात होते हैं ना, उनके अरेंजमेंट्स किए उन्होंने। फिर जैसे शाम का टाइम आया, सूरज जब गुरूब होने लगा,
तो फिर क्या हुआ, सेट होने लगा, तो उन्होंने एक वुडन स्क्रैचर लाया है, और फिर जैसे उसको लाया है, उन्होंने वो कोर्टयार्ड में हाफ में ही रुक गए। क्यों? क्योंकि वहां पे हजारों में ये स्पैरोज आए हैं और इस डेड बॉडी के नजदीक बैठ गए हैं, और जैसे वो इसके सामने आए ना, कोई भी चिरपिंग नहीं कर रहा था। मतलब अदरवाइज जब भी वो आते थे, ग्रैंड मदर उनको खिलाने के लिए आती थी, वो इतना ज्यादा शोर करते थे, लेकिन इस टाइम पे इस डेड बॉडी के सामने उन्होंने चिरपिंग नहीं किया, बल्कि वो साइलेंट रहे हैं वहां पे। ठीक है, कह रहे कि कुशवंत कह रहे कि हर एक को बहुत बुरा लग रहा था अब इन बर्ड्स के लिए। फिर नैरेटर की मां जो जाती है ना, वो कुछ ब्रेड लाती है, उसको छोटे छोटे क्रम्ब्स करते हैं और उनको फेंक देती है खाने के लिए, लेकिन जो ये बर्ड्स होते हैं ना वहां पे, वो बिल्कुल भी नोट्स नहीं करते हैं इन सारे किनको, इन सारे जो क्रम्ब्स थे वहां पे बिल्कुल नोट्स नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो उसके बाद इन सारे उसके बाद ये सारे डेड बॉडी को लेके जाते हैं उसको कहां पे, मतलब लास्ट क्रिमेट करने के लिए। लेकिन फिर जो स्पैरोज है ना, वो वहां से उठते हैं, क्वाइटली चले जाते हैं, और फिर ये जो ये क्रम्स ऑफ ब्रेड थे ना, वो वहां पे ही लेटे हुए थे, वहां पे ही बिखरे हुए थे कोर्टयार्ड में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एविडेंटली जो स्पैरोज थे ना, वो किस लिए आए थे, मॉर्न करने के लिए, मातम मनाने के लिए। किस पर? ऑन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर, डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर, इस ग्रैंड मदर के मौत पर वो गम मनाने आए थे। इसीलिए ना उन्होंने चिरपिंग की, ना कुछ खाया वहां से, ना कुछ, और फिर चुपचाप जैसे ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लिया गया है, और उसी के साथ साथ वो भी खामोशी से चले गए थे। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये स्पैरोज होते हैं ना, डेड बॉडी के लिए तो ये आई है ग्रैंड मदर के, उनके साथ साथ ये भी चले जाते हैं। तो इस तरह बेटा हमारे इस चैप्टर का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। आई होप बेटा आपने पूरे चैप्टर को समझ लिया होगा। आई होप बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा बेटा जो आपको समझ नहीं आया होगा, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। तो वहां पे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर लूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग देयर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम नेक्स्ट वाली टॉपिक पे जाएंगे, वो है पॉइंट नंबर 1, दैट इज ए फोटोग्राफ। बराबर पॉइंट और चैप्टर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मैच करते हैं, दोनों में ये बॉन्ड दिखा रहा है, इमोशंस दिखा रहा है, एंड लव ऑफ द पेरेंट्स दिखा रहे हैं, ये दोनों चैप्टर्स में से दिखे। इसी तरह यहां पे जो शर्ली टॉल्सन है ना, इस फोटोग्राफ के जरिए हमें अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता देती है कि किस तरह वो अपनी ग्रैंड मदर अपनी माँ के बारे में बता देती है कि किस तरह उनकी रिलेशनशिप थी अपनी माँ के साथ, और वो अपनी माँ के इस फोटोग्राफ को देखते क्या फील करती है। ठीक है बेटा, चलो करते हैं पोएम को स्टार्ट। देखो बेटा, शर्ली टॉल्सन जो है ना, ये एक इंग्लिश पोएट है। अब हमें शर्ली टॉल्सन का बायोग्राफिकल नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो। छोटा सा यहाँ पे दिया गया है उसकी छोटी सी बायोग्राफिकल नोट कि वहां कहां से उसकी एजुकेशन हुई है, किस तरह वो जिंदगी में आगे बढ़ी है, तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो डायरेक्टली हम आते हैं किस पर, हम आते हैं डायरेक्टली उसके पोएम पर, जिसका नाम क्या है, ए फोटोग्राफ। और ये फोटोग्राफ भी वो किसके बारे में बता देती है, अपने ग्रैंड मदर के बारे में बता देती है। ठीक है बेटा, देखो क्या बता रहे हैं। तो ये स्टेंजा नंबर 1 है, तो याद रखना बेटा, ये स्टेंजा, ये जो पोएम है ना, बहुत छोटी पोएम है, 4-4 लाइन का स्टेंजा है, तो हमेशा आपको ये पता होगा 4 लाइन स्टेंजा को हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वार्ट्रेन में देखो क्या बात करते हैं, कौन, शर्ली टॉल्सन कह रहे कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। ये कार्डबोर्ड क्या है यहां पे बेटा, पिक्चर, ये फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ए हार्ड थिक पेपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बेटा कार्डबोर्ड कहते हैं। तो यहां पे कार्डबोर्ड का मतलब पिक्चर। कह रहे कि ये पिक्चर कौन बताती है, शर्ली टॉल्सन। कह रहे कि जो ये कार्डबोर्ड है ना, ये मुझे दिखा देता है कि ये हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। हाँ, कह रहे कि ये कैसा था, मतलब ये हमें डिस्क्रिप्शन दे रही है इस फोटोग्राफ के जरिए कि जब उसकी मदर क्या थी, कैसा था ये, और उस पिक्चर पे जो ये तस्वीर थी कैसे थे वो, जब 2 गर्ल कजन्स क्या कर रहे थे, वो पैडल कर रहे थे, मतलब नंगे पांव चल रहे थे। टू वॉक इन वाटर दैट्स नॉट वेरी डीप, जो ज्यादा गहरा ना हो उसी को हम पैडलिंग कहते हैं। कह रहे कि ये 2 कजन्स पैडल कर रहे थे, किसके साथ, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। फिर क्या बता रहे, दोनों कजन्स ने क्या किया था, मेरे मां का दोनों साइड से हाथ थामा था और वो पैडल कर रहे थे पानी में। एंड शी द बिग गर्ल, शी मतलब मदर उसकी, कह रही कि वो इनमें से सबसे बड़ी थी। कितने साल की थी, सम 12 years और सो,
तकरीबन 12 साल की एज की उनकी मदर थी। कौन बता रही है? सम 12 ईयर्स। देख लो बेटा, तो इस वाले स्टेंजा में क्या बता देती है शर्ली टॉल्सन, जब वो कार्डबोर्ड इस पिक्चर को देखती है और इस पिक्चर में उसको कजन्स दिख जाते हैं कि वो पैडल करने के लिए गई थी, मतलब वॉक करने चली थी बीच पर, ठीक है। और दोनों कजन्स ने, जो छोटी कजन्स होते हैं ना, उन्होंने क्या किया था, मेरे मां के दोनों हाथ पकड़ के रखे थे। फिर क्या रहा कि इन कजन्स में से जो सबसे बड़ी थी, ठीक है, शी द बिग गर्ल, और उनमें जो सबसे बड़ी गर्ल लड़की थी वो उसकी मां थी, जिसकी एज कितनी थी? 12 ईयर्स की उस टाइम पे थी, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, देखो यहां पे समरी भी दी गई है, तो आराम से आप बेटा समरी भी पढ़ सकते हो। कह रहे कि जो पॉइंट है ना, कह रहे कि द पॉइंट लुक्स एट ए फोटोग्राफ शोइंग हर मदर एज अ यंग गर्ल, ठीक है, अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, स्टैंडिंग विद देयर टू कजन्स ऑन द बीच, ठीक है। जो फोटोग्राफ है ना, इट्स प्रिंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड एंड कैप्चर्स ए मोमेंट फ्रॉम द पास्ट व्हेन दे वर एंजॉयिंग देयर टाइम पैडलिंग इन द सी, ठीक है बेटा। फिर दूसरी स्टेंजा में क्या बता देते हैं, देख लो, कह रहे कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल to smile through their hair at the uncle with the camera, ठीक है। A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to be changeless washed their terribly transient feet। अब यहां पे देखो बेटा किस तरह शर्ली टॉल्सन अपने इमोशंस को जाहिर करती है। कह रहे कि ऑल थ्री, तीनों के तीन, मतलब ये कजन्स और उसकी मां, कह रहे कि वो एक जगह पे बैठे हुए थे, स्टिल थे, एक जगह पे खड़ा थे और स्माइल कर रहे थे, और उनके जो ये बाल थे ना, उन बालों से, मतलब बाल उनके चेहरे पे आए थे, वहां से वो स्माइल कर रहे थे। किसकी ओर? अंकल की ओर, जो वो कैमरा लेके आया था, मतलब उनको कैमरा से वो पिक्चर कैप्चर कर रहा था, और उस पिक्चर की ओर वो, मतलब उस कैमरा की ओर देख रहे थे। अंकल ने उनको स्माइल करने के लिए बोला था, तो उनके हवा चल रही थी, उसकी वजह से वो बाल उनके चेहरे पर आए हुए थे। तो क्या बता रहा है कि वो स्माइल कर रहे थे थ्रू देयर हेयर, हाँ, अपने बाल, मतलब बाल चेहरे पर आए थे, कहां की ओर? अपने अंकल की ओर, जिसके हाथ में कैमरा था। और क्या बता रहा है? ए स्वीट फेस, एक खूबसूरत चेहरा था उसका, मां का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कह रहे कि मेरे पैदाइश से पहले मेरे मां का जो ये चेहरा था ना, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था मेरे मां का चेहरा मेरे पैदाइश से पहले। दैट मींस, अब शर्ली टॉल्सन कह रही कि जब मेरी मां छोटी थी ना, उस टाइम पे उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। फिर क्या बता रहे हैं? एंड द सी, लेकिन जो ये सी है ना, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, लेकिन जो ये समंदर है ना, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि वॉशेड देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट। बट इस समंदर ने उनके जो ये पैरों के निशान थे ना, ये ट्रांजिट फीट थे ना, वो खत्म कर दिया। मतलब इसका मतलब है कि जो ये जिंदगी है ना इंसान की, ये व्हाट दिस ट्रांजिट फीट सिंबलाइजेस, इट सिंबलाइजेस ए शॉर्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कह रहे कि वहां पे उनका अब निशान नहीं है, बल्कि जो सी है, सी इज द सिंबल ऑफ एटर्निटी एंड इमोर्टैलिटी। मतलब ये सी अभी भी वैसा का वैसा ही है, इट चेंज्ड लेस, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि जो वहां पे चले हुए लोग थे ना, वो पूरी तरह से बदल गए हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, मतलब वो दुनिया में अब नहीं रहे। ठीक है बेटा, तो इसमें भी आप देख सकते हो समरी में क्या बता रहा है कि जो ये गर्ल्स है, पोज्ड स्माइलिंग फॉर द फोटो, their hair blown across their faces by the wind. The poet fondly remembers her mother's sweet face in the picture. The sea in the background seems unchanged with time, while the girls, especially her mother, have changed and grown older, emphasizing the fleeting nature of life. ठीक है, फिर लास्ट में क्या बता देती है बेटा, देख लो, कह रहे हैं कि some 20-30 years later, फिर 20-30 साल के बाद, जब बीच में 20-30 साल गुजर जाते हैं ना, कह रहे कि she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up, how they dressed us for the beach. फिर क्या बता रहा है, 20-30 साल के बाद वो हंसा करती थी। कौन? उसकी उसकी मदर हंसा करती थी। किस पर? किस पर? इस स्नैपशॉट पर। स्नैपशॉट का भी मतलब यहां पे क्या है? पिक्चर। इस पिक्चर को देख के उसकी मां हंसती थी और कहती थी अपनी कजन्स को, जरा देखो बेटी एंड डोली, देखो, वो बोला करती थी, देखो किस तरह, हाउ दे यहां पे मतलब पेरेंट्स, किस तरह पेरेंट्स ने हमें क्या किया था, कपड़े लगाए हुए थे बीच में लेने के लिए, देखो कैसे उन्होंने हमें कपड़े लगाए थे, और इस पिक्चर को देख के वो हंसा करती थी। ठीक है, फिर क्या बता रही है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाटर। कह रहे कि जो ये बीच हॉलीडे था ना, ये मेरे मां का पास्ट था, ये मेरे मां का पास्ट था, और मेरा पास्ट क्या है,
मेरे माँ का हंसी देना उस पिक्चर को देखते हुए। क्यों? अब 20-30 साल तो गुजर गए हैं तब से, अब मां नहीं रही, मां गुजर गई है, लेकिन मां जब उस पिक्चर को देखती थी ना, ये पिक्चर को देखना मां का पास्ट था, फिर मां के उस हंसी को याद करना बच्चे का पास्ट है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा है यहां पे हमें शर्ली टॉल्सन, क्या? द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट। ये सी हॉलिडे को याद करना ये मेरे मां का पास्ट था और मेरा अपने मां का हंसी था। फिर क्या बता रहा है? बोथ राय, बोथ माने मां भी और बेटी भी, बोथ राय, बोथ ऑफ देम आर डिसअपॉइंटेड, दोनों अब उदास हैं। विद देयर लेबर इज ऑफ लॉस, लेबर माने जो सख्त बहुत मुश्किल से मिलता है। कह रहे हैं कि दोनों अब डिसअपॉइंट है, किस चीज पर? इज ऑफ लॉस पर। दोनों ने खोया है कुछ ना कुछ, और उस चीज को खोया है जो बहुत ही मुश्किल से हासिल हुआ है। दोनों इस पर बहुत परेशान है, बहुत दुख के आलम है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने मां को खोया है और मां ने अपने उस हॉलिडे को खोया है। तो इसीलिए बता रहा है कि दोनों डिसअपॉइंटेड है, बोथ ऑफ देम आर डिसअपॉइंटेड विद द लेबर इज ऑफ लॉस। तो यहां पे क्या बता रहा है? सालों बाद जो पोइट की मां थी ना, वो अपनी इस फोटोग्राफ की ओर देखती थी और हंसती थी और याद करती थी उस बीच के हॉलिडे को अपनी कजन्स के साथ। फिर अपनी कजन्स को बोलती थी, बेटी और डॉली उनका नाम था, कि किस तरह पेरेंट्स ने हमें तैयार किया। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो मेरी माँ थी, मेरी माँ के लिए जो ये फोटो था ना, ये रिप्रेजेंट करता था एक ऐसे मोमेंट को, कहां से? जो उसका पास्ट था। और पॉइंट के लिए जो उसकी मदर की हंसी थी वो क्या थी? while remembering the past is now a memory and both feel the pain of loss in their own ways। और दोनों इस पेन को फील कर रहे हैं। ठीक है मेरी जान, क्लियर हो गया? आई होप यहां तक आप समझ गए हैं। ठीक है बेटा, अब देखो लास्ट में क्या बता रहा है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। फिर क्या बता रहा है? अब मेरी मां को उतने साल गुजरते हुए गए हैं जितना इस पिक्चर पे वो दिख रही है, मतलब 12 साल हो गए उसको गुजरते हुए। इसलिए कह रहे कि नाउ शी हैज बीन डेड, अब उसको उतना टाइम मरते हुए गया है, एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना ये इस फोटो पर, इस फोटोग्राफ पर दिख रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। फिर क्या बता रहे हैं? ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस माने आप पॉइंट के मां के इस मौत पर कुछ भी मुझे अब नहीं कहना है। मतलब पॉइंट इतनी ज्यादा दुखी है, ये इतनी परेशान है, कह रहे कि देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट। अब देयर इज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस मतलब इन हालातों पर, इस सिचुएशन पर, देयर इज नथिंग टू से, कुछ कहने के लिए नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नथिंग टू से अबाउट द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। क्यों? क्योंकि इट इज साइलेंस साइलेंसेस, क्योंकि मां की जुदाई ने पूरी तरह से सबको, सब आलम को मेरे लिए शांत करा है। इट इज साइलेंस साइलेंसेस का मतलब है सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। ये बहुत मुश्किल है बियर करना। क्यों? क्योंकि उसने पूरे मेरी जिंदगी को खामोश कर दिया है। कौन बताती है? पॉइंट बता देती है कि मां की जो जुदाई है उसने क्या किया है? दैट हैज साइलेंस्ड एवरीथिंग। हर एक चीज को उसने मेरे लिए क्या किया है? साइलेंट कर दिया है। तो इसमें क्या बता रहा है? जब पॉइंट अब रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी मां की डेथ को, कह रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग हैज बीन गॉन फॉर ऑलमोस्ट एज मेनी इयर्स एज शी हैड लिव्ड। फिर क्या बता रहा है? जो ये पेन है उसके एब्सेंस की, ये प्रोफाउंड है, ये बहुत गहरी है। फिर क्या बता रहा है? लीविंग द पोइट्स स्पीचलेस, उसने अब पोइट को स्पीचलेस छोड़ दिया है। और जो ये फाइनल लाइन में कह रहा है कि इट इज साइलेंस साइलेंसेस, ये क्या बता रहा है? दैट कैप्चर्स द डीप वर्डलेस ग्रीफ दैट कम्स विद सच अ लॉस। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे पोएम के बारे में। तो हम डायरेक्टली अब क्या आते हैं, इनके पोएटिक डिवाइसेस पर आते हैं। कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेटा इमेजरी की, इमेजरी क्या होता है? पहले इमेजरी को देखो बेटा, इमेजरी क्या होता है? इमेजरी पोइट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाता है। इमेजरी का मतलब ये होता है जब आप अपने सेंसेस के जरिए इमेजिन करते हो। डिफरेंट इमेजरीज है, विजुअल इमेजरी है, किनेस्थेटिक इमेजरी है, ऑर्गेनिक इमेजरी है, टैक्टाइल इमेजरी है, ओलिफैक्टरी इमेजरी है। तो इसी तरह बहुत सारे इमेजरीज का इस्तेमाल हुआ है। तो इसीलिए जो पोइट है ना, इसने इमेजरी का इस्तेमाल किया है ताकि वो क्रिएट करे विविड पिक्चर्स को, किसमें? एक रीडर के जहन में बहुत खूबसूरत पिक्चर्स को क्रिएट कर सके। जैसे यहां पे बता रहा है कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, जो मदर के हाथ पकड़ना, मसलन आप इमेजिन करते हो ना कि दोनों ने मां का हाथ ऐसे पकड़ लिया होगा तो एक तस्वीर बनेगी ना पिक्चर में। वो तस्वीर बनना मतलब आपने इमेजिन करा और इमेजिन के जरिए आपने एक पिक्चर दिमाग में बना लिया ना, उस इमेजरी को हम
विजुअल इमेजरी कहते हैं। तो यहां पे बेटा कौन सी इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है? विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बेटा। उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, एट द इनिशियल में जब वर्ड्स का साउंड रिपीट होगा, मगर कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो जाएगा, तो इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? रेपिटेशन। जैसे रेपिटेशन यहां पे है कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? रेपिटेशन बोलते हैं। अब आप यहां पे कहोगे जैसे स्टूड स्टिल, एक एग्जांपल के तौर पर मैं ये समझा रहा हूं बेटा, स्टूड स्टिल, तो स साउंड है ना बेटा, ये क्या है आपकी? ये रेपिटेशन है। अगर हम वापस जाएंगे पोइम पर बेटा, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि कहां कहां पे रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है पोइम में। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे, इसमें देखो जैसे माई मदर, यहां पे देख लो बेटा, माई मदर, तो म साउंड रिपीट हो रहा है, म साउंड रिपीट हो रहा है, म साउंड रिपीट्स, है ना? म साउंड रिपीट होता है ना यहां पे मेरी जान, म साउंड रिपीट हो रहा है, तो म क्या है? ये रेपिटेशन है, सॉरी रेपिटेशन है, ये एलिट्रेशन है, जब म साउंड रिपीट हुआ, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो गया है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे जगहों पर है, बहुत सारी जगह, जैसे यहां पे भी है टेरिबली ट्रांजिट फीट, तो ट साउंड रिपीट हुआ है, ट साउंड, तो ये एलिट्रेशन है बेटा। या इसी तरह यहां पे भी अभी हमने देखा है, बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे ना, तो यू विल सी, जैसे स्नैपशॉट सी, जस्ट टेक ए लुक एट इट, आप खुद देखोगे बेटा कहां कहां पे हुआ है, कहां कहां पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बेटा। तो ये सारे क्या है? इन सारे पोएटिक डिवाइसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं? These are called alliteration। एलिट्रेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये जैसे यहां पे ये रेपिटेशन ऑफ एस साउंड हुआ है, ताकि इससे एक रिदम और सॉफ्टनेस क्रिएट हो जाती है पोइम में, इसीलिए ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल पोइट्री में किया जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद है एंजैपमेंट। एंजैपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन, हाँ, एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक बात, समझ लो बेटा, जब कोई बात आप एक लाइन में कहना चाहते हो ना, वो सेम थॉट रिपीट होगा नेक्स्ट लाइन में। हाँ, जब आप कोई बात कहना चाहते हो, एक लाइन में कोई बात कही जाती है, बट वो सेम थॉट रिपीट होगा नेक्स्ट लाइन में, उसको हम एंजॉयमेंट कहते हैं। जब एक सेंटेंस या फ्रेज रन करेगी फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पॉज, that means when a single idea transfers from one line to the next line, that poetic device is called enjambment। अगर आप यहां पे देखोगे ना, you will find this enjambment in each and every stanza। जैसे the sea holiday was her past, mine is her laughter। फिर it creates and क्या करा? it creates a new एक नेचुरल फ्लो और emphasizes the meaning। ठीक है बेटा। ये किस लिए किया जाता है? ताकि ये एक नेचुरल फ्लो क्रिएट करे और मीनिंग पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करे, इसीलिए एंजॉयमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद देख लो ऑक्सिमोरॉन। ऑक्सिमोरॉन का मतलब क्या होता है बेटा? जब दो कंट्राडिक्टरी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जब दो अपोजिट वर्ड्स का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम सिंपली कहते हैं कि लव इज ए स्वीट पॉइजन, एक तो यहां से स्वीट भी है, वहां से पॉइजन भी है, तो एक कंट्राडिक्शन पैदा करने के लिए। ठीक है। A combination of contradictory terms, जैसे labored ease of loss, यहां से labored भी है, यहां से ease भी है, तो दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? डिस्क्राइब्स हाउ रिमेंबरिंग द पास्ट ब्रिंग्स बोथ कंफर्ट एंड पेन। तो व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिमोरॉन भी कहते हैं। फिर होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हैं, जब किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है पोइट्री में, जब पोइट किसी नॉन ह्यूमन को, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बट नॉन ह्यूमन, जब किसी भी नॉन ह्यूमन को इंसान की सिफत दी जाती है, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? वो चीज पर्सोनिफाई हुआ, और उस पोइटिक डिवाइस को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पे भी पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुआ है। जैसे इट इज साइलेंस साइलेंसेस, that means silence is described as having the power to silence the poet। that means इसकी जुदाई ने उसको साइलेंट करा है। that means silence silences, that means अब इसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहां पे ये पोएटिक डिवाइस कौन से है? that is personification। ठीक है बेटा। फिर है कंट्रास्ट।
कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट का मतलब भी होता है जब द पोएम कंट्रास्ट डिफरेंट टाइम एंड इमोशंस, जब डिफरेंट चीजों को एक साथ लाया जाता है, जैसे पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, जैसे चाइल्डहुड जॉय वर्सेस अडल्ट ग्रीफ, एटर्नल सी वर्सेस शॉर्ट ह्यूमन लाइफ। तो देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन द थिंग्स, तो उसको भी हम कंट्रास्ट ही कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक आप सारा समझ गए हो। तो बेटा आप अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए जेके बोसवाला के हर एक चीज के बारे में, आपके एग्जाम के बारे में जो भी आपको अपडेट चाहिए या जो चीज आपको अपडेटेड रखेगा, वो है जेके बोसवाला का आपका टेलीग्राम और आपका व्हाट्सएप चैनल। वो कम्युनिटीज में ज्वाइन करने के लिए बेटा आप इस स्कैनर पर क्या करिए, स्कैन करिए, क्यूआर कोड है यहां पे दिया गया है, तो आराम से आप दोनों चैनल्स में जुड़ सकते हो। तो यहां से आप बेटा इन दोनों चैनल्स में अपने आप को एज मेंबर्स पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये था आज तक हमारा जो भी अभी तक हमने पढ़ा, तो यहां पे हम ये कंप्लीट कर देते हैं। तो दोनों द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और ए फोटोग्राफ बहुत ही कम समय में हमने कवर कर लिया। आई होप बेटा यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। मुझे उम्मीद है बेटा आपने एंजॉय किया होगा क्लास को, बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अगर उसके बाद भी बेटा आपको कोई भी डाउट होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, तो बेटा आप सिंपली एक कमेंट करें और कमेंट के जरिए बेटा आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड टाइम। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू सो मच।